हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। मेरा नाम है गौरव जोशी और आज हम करने वाले हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। जनरली जब भी रिएक्शन होता है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक अनस्टेबल केमिकल स्पीशी बनती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इसलिए क्योंकि ये अनस्टेबल होती है और इंटरमीडिएट क्योंकि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनती है। इसकी पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें प्रोडक्ट कैसा बनेगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में रिएक्टिव इंटरमीडिएट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कितने टाइप के टोटल रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं? तो जनरली ये 7 टाइप के इंपॉर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं जो कि हम किसी भी एग्जामिनेशन की जब पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए पढ़ते हैं, जिसमें कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन और इन माइंड ये कुछ बेसिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना कंपलसरी है। सबसे पहले आते हैं कार्बोकटायन के बारे में कि जनरली ये कार्बोकटायन होता क्या है। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन जो होता है वो एक तरीके का कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। ये ऐसा समझो कि मान लो कार्बन के साथ कोई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट था। जब दोनों का, कार्बन का और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड ऐसे टूटा कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे अपना और कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इसकी वजह, इस टाइप के फिजन को हम कहते हैं हेटेरोलिटिक फिजन, और इससे बनता है कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अनायन बन के चला जाएगा। देखो, जनरली जो कार्बन होता है जब वो 4 बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिड होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया और उसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया, जिसकी वजह से अब ये बन गया sp2 हाइब्रिड। तो मतलब कार्बोकटायन जो होता है उसमें जो कार्बन है वो एक sp2 हाइब्रिड कार्बन है और उसके पास एक p ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब वो एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। और sp2 हाइब्रिड जब भी कोई कंपाउंड होता है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल अराउंड 120 डिग्री हो जाता है। ये जो केमिकल स्पीशीज ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और वो तीनों के तीनों बॉन्ड कैसे होंगे? कार्बन जिस प्लेन में प्रेजेंट है उस प्लेन में ये तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और ये एक ट्राइवेलेंट स्पीशी है। कुछ ऐसा इसका ज्योमेट्री, इसका कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा इस कार्बोकटायन का। इस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से ये जो कार्बोकटायन है वो एक ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी नहीं बन पाता। ब्रिज हेड पोजीशन मतलब कंपाउंड्स में जब ऐसे टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं जिसमें कि एक रिंग के अंदर एक साइड से दूसरे साइड में बॉन्डिंग हो रही है, मतलब ब्रिजिंग हो रही है, एक तरीके से एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्शन हो रहा है। इसके जहाँ पर से ये ब्रिज शुरू होता है, ये 2 पोजीशंस को हम कहते हैं ब्रिज हेड पोजीशंस। यहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा कारण है कि कार्बोकटायन जब फॉर्म होता है तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं बन सकता बिकॉज ब्रिज हेड पोजीशन में काफ़ी कॉन्स्ट्रेंट होता है, बॉन्ड एंगल का काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट होता है, उतना वो स्प्रेड नहीं हो सकता पोजीशन, वहाँ पर कार्बन का उतना बॉन्ड एंगल स्प्रेड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर कभी कार्बोकटायन नहीं बनता है। तो ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें कि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जब ऐसे कंपाउंड में जिसमें कि ब्रिज हेड पोजीशन पे हैलोजन प्रेजेंट है, इसमें अगर मैं AgNO3 डालता हूँ तो Ag क्या करेगा, ये Cl को निकाल लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कार्बोकटायन फॉर्म होना चाहिए था बट वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन है। इसके अलावा अगर किसी दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन होता तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो सकता था, लेकिन ब्रिज हेड पोजीशन की वजह से ये यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्बोकटायन फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कोई रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये जानने के लिए हमें ये पता करना ज़रूरी है कि जिस उसमें जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पर जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता कार्बोकटायन वो काफ़ी अनस्टेबल होता ब्रिज हेड पोजीशन होने की वजह से, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं और कार्बोकटायन के बारे में कि भाई कार्बोकटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी कैसे पता की जाती है, क्योंकि रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे। किसी रिएक्शन में अगर कार्बोकटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो वो रिएक्शन जल्दी होगा। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा कार्बोकटायन बन रहा है जो कि बहुत कम स्टेबल है तो या तो वो होगा ही नहीं या तो बहुत स्लो होगा। इसीलिए किसी भी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी समझने के लिए कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। इनके ऊपर सेपरेटली वीडियोस अवेलेबल है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, एस कैरेक्टर, डांसिंग रेजोनेंस जिसको हम बेंट p ऑर्बिटल वाला रेजोनेंस भी कहते हैं। इनको इंडिविजुअली समझते हैं कि लाइक इनका इफेक्ट कैसा होगा कार्बोकटायन के ऊपर। जनरली बच्चों जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर वो होता है एरोमेटिसिटी। मतलब कार्बोकटायन बनने के बाद अगर उस कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है तो वो कार्बोकटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके अलावा ये डांसिंग रेजोनेंस जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी कार्बोकटायन को। तो अगर हमें एक ऑर्डर समझना हो तो इतना समझ लीजिए कि अगर कहीं पे डांसिंग रेजोनेंस बन रहा है तो वो हाईली स्टेबल हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आती है एरोमेटिसिटी, अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी का जनरेशन हो रहा है तो वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और फिर आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इफेक्ट।
अब इंडिविजुअली इनको समझते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट जो होता है बेसिकली उसमें कार्बोकटायन के ऊपर मान लो कोई एक ऐसा केमिकल स्पीशी प्रेजेंट है जो कि कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। तो जब कार्बोकटायन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो उससे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। वहीं अगर यहाँ पर कोई एक्स ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, उसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तब ऐसे में कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से स्टेबिलिटी जो है कार्बोकटायन की वो कम हो जाएगी, डोनेटिंग ग्रुप आने से इलेक्ट्रॉन की कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ होती है कि जो टर्शरी कार्बोकटायंस होते हैं उनमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बन के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ऐसे। तो मिथाइल ग्रुप्स या अल्काइल ग्रुप्स की टेंडेंसी होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, जैसे टर्शरी में कार्बोकटायन के ऊपर सबसे ज़्यादा 3 साइड से अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंडरी सेकंड नंबर पे, प्राइमरी फर्स्ट थर्ड नंबर पे, और मिथाइल कार्बोकटायन में कार्बन के ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इस तरीके से इफेक्ट करेगा। लेकिन बच्चे लोग जब भी हम कार्बोकटायन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कोई एक रूल से हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन नहीं करते हैं, एक से ज़्यादा रूल्स होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को समझने में हेल्प करते हैं। तो हम एक एक रूल को पढ़ रहे हैं, फिर हम इनको साथ में देखेंगे। सेकेंड आता है हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपके सामने 2 कार्बोकटायंस आपको दिख रहे होंगे रेड में। ये जो है ये एक टर्शरी कार्बोकटायन है और ये जो है ये एक बेंजाइलिक कार्बोकटायन है। बेंजाइलिक जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन प्रेजेंट होता है उसको बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, और अब उसके ऊपर कार्बोकटायन है तो बेंजाइलिक कार्बोकटायन। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं। ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा है कि जब कार्बोकटायन, और हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ कार्बोकटायन के केस में होगा, तो कार्बोकटायन के बाजू में जो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने में मदद करेंगे। इससे क्या होगा, कार्बोकटायन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। सिंस यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो यहाँ पर टोटल 9 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से। बाजू वाले का अगर मैं चेक करूँ तो ये बेंजाइलिक कार्बोकटायन है। बेंजाइलिक कार्बोकटायन में जो बेंजीन होती है वो अपने पाई बॉन्ड्स का इस्तेमाल करेगा इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को कम करने में, बढ़ाने में, पॉजिटिव चार्ज को कम करने में और स्टेबिलिटी को बढ़ाने में। तो यहाँ पर टोटल हमको 4 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। रेजोनेंस में हमको 4, क्योंकि 5वां जो स्ट्रक्चर होगा वो फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा ही होगा, तो हम 4 ही सेपरेट स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे। अब इस वजह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको रेजोनेंस भी दिख रहा हो, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिख रहा हो और आपको डिटरमाइन करना पड़े कि यहाँ पर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उसका एक सिंपल सा रूल होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के जितने स्ट्रक्चर्स हैं माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो 4 से ज़्यादा हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 4 से ज़्यादा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा। मतलब जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे ये वाले में 9 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स थे और इस वाले में 4 मेसोमेरिक इफेक्ट के स्ट्रक्चर्स थे। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 5 आता है, विच इज़ ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा, तो भले ही यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा हो बेंजीन रिंग में, लेकिन सिंस हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर्स ज़्यादा है, मोर देन 4, डिफरेंस जो है 4 से ज़्यादा की है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्ट्रक्चर जो है वो जीतेगा। ये एक सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है। जब कभी भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक में डाउट आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रूल से आपका काम बन जाएगा। थर्ड थिंग आती है एरोमेटिसिटी। बच्चे लोग, एरोमेटिसिटी आने से क्या होता है कि हमारा कार्बोकटायन और स्टेबल हो जाता है। तो एरोमेटिसिटी के साथ साथ रेजोनेंस भी प्रेजेंट हो सकता है उस कंपाउंड में, जैसे कि ये ट्रोपोलियम आयन है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 2 3 टोटल मिला के 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एज पर हकल्स रूल 6 इलेक्ट्रॉन वाला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम जो होता है वो एरोमेटिक होता है। साथ में एक कार्बोकटायन प्रेजेंट है तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है जिसकी वजह से रेजोनेंस भी होगा। तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी भी हो रही है, साथ में रेजोनेंस भी है। इसके कंपैरिजन में बाजू वाला जो एक कटायन है इसके अंदर हमको एरोमेटिसिटी दिखेगी क्योंकि यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हकल रूल को फॉलो करता है। ऑल्सो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है क्योंकि कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन सिंस यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम है इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होने की वजह से इसके जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस वाले आयन को देखें, इस कार्बोकटायन में पहली बात तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, जो कि एंटी एरोमेटिक की निशानी होती है।
तो यहाँ पर एंटी एरोमेटिसिटी दिख रही है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ऐसे कार्बोकटायंस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो एरोमेटिसिटी जो होती है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर आपको कहीं पर एरोमेटिक कैरेक्टर दिख रहा हो तो आपको समझ जाना कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट आता है एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जो होता है वो भी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे अगर कोई कार्बोकटायन sp हाइब्रिड कार्बन पे है, जैसे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंस एस कैरेक्टर बढ़ने से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो एस कैरेक्टर, जो एस कैरेक्टर होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, sp में अराउंड 50% एस कैरेक्टर है, sp2 में अराउंड 33% का एस कैरेक्टर है, और sp3 में 25% का एस कैरेक्टर है, जिसकी वजह से sp कार्बन वाले जो कटायंस होंगे, जिनमें कार्बन के ऊपर कार्बोकटायन sp हाइब्रिड कार्बन पे है, वो कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू sp2, और sp3 वाले के और भी कम स्टेबल होंगे। तो एस कैरेक्टर भी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, डांसिंग रेजोनेंस, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को इसमें। तो डांसिंग रेजोनेंस एग्जाम्पल है ये, जैसे कि ये साइक्लोप्रोपाइल का जो हमारा कार्बोकटायन है, इसमें अगर हम देखें तो इसकी स्टेबिलिटी हमारे एरोमेटिक और रेजोनेंस दोनों मिला के जो मॉलिक्यूल था, जो कार्बोकटायन था, उससे भी ज़्यादा होगी। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ये कार्बन्स हैं, ये कार्बन्स, इन्होंने जो बॉन्ड बनाया हुआ है ना आपस में, पाई बॉन्ड, उनका जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो पी ऑर्बिटल्स काफ़ी नज़दीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है ना काफ़ी कम है, इसकी वजह से इनकी पी ऑर्बिटल्स काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं। और होता ये है कि यहाँ पर इस कार्बन पे प्रेजेंट जो खाली पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, वो यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जिसने ओवरलैप किया होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन अब इस एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा, और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसा यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। सिमिलरली नीचे से भी ऐसा हो सकता है, ये नीचे वाले बॉन्ड के साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कंपाउंड कैसा बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर का बॉन्ड गायब हो गया, तो कार्बन ऊपर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, जिसमें इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसको हम कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस, या तो हम इसको बेंट पी ऑर्बिटल का रेजोनेंस भी कहते हैं। जनरल रूल बोलता है कि जितना ज़्यादा साइक्लिक प्रोपाइल रिंग प्रेजेंट रहेगा कार्बोकटायन पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, हैंस उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो 3 प्रोपाइल रिंग है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, 2 रहेगी तो थोड़ी कम, 1 अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग है तो और कम। तो ये ऑर्डर हो गया, सबसे पहले 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। नेक्स्ट नंबर पे हमारा ये ट्रोपोलियम आयन, फिर ये वाला आयन जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी था लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम थे, फिर हमारा कार्बन जिसके ऊपर 3 बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होंगी, वो वाला कार्बोकटायन जो कि बेंजीन रिंग होने की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे एंड हेंस स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर 2 बेंजीन रिंग वाला कार्बोकटायन जिसमें कार्बन के ऊपर 2 बेंजीन रिंग्स होंगी, PH मतलब बेंजीन रिंग। नेक्स्ट मीथाइल मतलब ऐसा कार्बोकटायन जिसके ऊपर 3 मीथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। बाद आएंगे भाई कोई भी साइक्लिक कार्बोकटायन, कोई भी टर्शरी कार्बोकटायन ले लो, तो जो भी टर्शरी कार्बोकटायंस होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू अलाइलिक कार्बोकटायन। अलाइलिक कार्बोकटायंस में स्टेबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लेकिन टर्शरी कार्बोकटायंस जो होते हैं उनमें स्टेबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन का जो नंबर्स होता है वो अलाइलिक के सामने थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन, मीथाइल कार्बोकटायन, ये हमारा फिनाइल कार्बोकटायन, ये हमारा इथाइल कार्बोकटायन, और सबसे लेस स्टेबल ये वाला जिसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हमको देखने मिल रहा था। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा एक और क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने 3 कार्बोकटायंस है, आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है। तो अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो व्हाट विल बी दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ABC। एक और थोड़ा खतरनाक सा सवाल है इसमें, ये एक SN1 रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो आपके पास ये एक कंपाउंड था, इसमें यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है। ब्रोमीन हमको पता है एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। इसमें जब SN1 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन हमने पढ़ा है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। ब्रोमीन निकलने के बाद इस कार्बन के ऊपर हमको कार्बोकटायन का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। अब ये जो कार्बोकटायन है ये एक तरीके से बेंजीन के ऊपर कार्बन है, मतलब ये एक तरीके से बेंजाइलिक कार्बोकटायन हो गया। अब इस बेंजाइलिक कार्बोकटायन में से
डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा जिस पोजीशन पे कार्बोकैटायन था। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जाए। रीअरेंजमेंट होके क्या हो जाएगा, ये वाला जो मिथाइल है वो मिथाइल शिफ्ट होके इस कार्बन पे चला जाएगा जिसको हम मिथाइल शिफ्ट कहते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा। तो अब कार्बोकैटायन जो बना वो एक टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया, दिख रहा होगा आपको। अब ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है इसके ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि इन दोनों केस में, जहाँ पर पहले में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सेकंड में मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कौन सा वाला रिएक्शन होगा? तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद आगे का रिएक्शन क्या होगा वो आपको मुझे बताना है, और वो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो एक केस में कार्बोकैटायन ये है और दूसरे केस में कार्बोकैटायन मिथाइल शिफ्ट के बाद ऐसा बन रहा है। दोनों में से जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो कार्बोकैटायन रिएक्शन में आगे बढ़ेगा। अब ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, उससे पहले आगे देखते हैं कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने अलग अलग तरीके हैं, कितने रिएक्शंस में अलग अलग प्रोसेस हैं जिनमें कार्बोकैटायन बन सकता है। तो उसमें सबसे पहला भाई हेट्रोलिसिस। जैसा हमने देखा था कि हेट्रोलिसिस में कार्बन के ऊपर कोई एक एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। अब ये जो एक्स एलिमेंट है ये निकलेगा कब? इसको निकालने के लिए हमके दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, हमको एक पोलर सॉल्वेंट लगेगा। पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कि किसी भी सॉल्वेंट की पोलैरिटी को डिटरमाइन करता है। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हाई होगा, मतलब सॉल्वेंट में जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी वो उतना मदद करेगा यहाँ से इस एक्स ग्रुप को निकलने में और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन में प्रोसेस को स्पीड कर देगा। दूसरी, ये जो एक्स ग्रुप है ये निकलना चाहिए, इसके लिए उसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी मैटर करती है। मतलब क्या वो वहाँ से निकलने के बाद स्टेबल है क्या? अगर वो स्टेबल है तो वो जल्दी निकलेगा, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो जल्दी नहीं निकलेगा, हमें ज़्यादा मेहनत करके उसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए बोला जाता है कि जो वीक बेसिस होते हैं, वीक कॉन्जुगेट बेसिस, वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो जनरली जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ब्रॉन्स्टेड थियरी में आपने पढ़ा है अबाउट कॉन्जुगेट बेस, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो काफ़ी वीक होता है। जैसे कि HI एसिड है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो I- होगा। I-, सिंस HI एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है तो I- एक बहुत ही वीक बेस होगा, और जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो I- एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये एक ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ये ऑर्डर है कि कौन जल्दी से लिविंग ग्रुप, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब ये चीज़ आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी काम आती है क्योंकि वहाँ पर भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है SN1 मैकेनिज्म में, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मदद करेगी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स जो होते हैं जब हम उनमें एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ता है। पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये जो कार्बोकैटायन होता है इसको हम पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही बनेगा। तो एल्कीन्स का जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। स्टेबिलिटी अगेन डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यानी RX में हम अगर एक पोलर सॉल्वेंट डाल दें तो वो हैलोजन को निकालने में मदद करता है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। हमें कार्बोकैटायन मिलता है और X-। अब इसमें भी अगेन लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मैटर करेगी कि वो जो X जो है वो जल्दी निकल जाए हैलोजन। तो हमें पता है I- सबसे ईजिली निकलेगा, सेकंड नंबर पे Br- होगा, फिर Cl- होगा। फ्लोराइड जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो लिविंग ग्रुप का काम अच्छे से नहीं करता है तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं, लिविंग फ्लोराइड्स के कंपाउंड। अब एक और तरीका है अल्काइल हैलाइड से हेट्रोलिसिस करने का, बाय एडिंग AgNO3, सिल्वर सॉल्ट ऐड करके भी हम कर सकते हैं। तो ये जो सिल्वर सॉल्ट होते हैं ये भी क्या करते हैं, हैलोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने मिलता है और हैलोजन का हैलाइड देखने मिलता है। ये जो मेथड है काफ़ी यूनिवर्सल मेथड है, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप का कार्बोकैटायन आप इस मेथड से सिल्वर सॉल्ट डाल के आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन जो अनस्टेबल कार्बोकैटायंस होते हैं वो भी इस मेथड से बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं। अगला मेथड होता है बाय आयनाइजेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आयनाइजेशन का मतलब होता है जब हम एक कोवेलेंट बॉन्ड में चार्जेस का इंड्यूसमेंट करते हैं। तो अगर मान लो आपके पास एक ROH अल्कोहल है, RNH2 अमाइन है, ROR ईथर है, तो ये जब आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जब हम एक H+ आयन जो कि एक लेविस एसिड का काम करता है। लेविस एसिड मतलब वो केमिकल स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। यहाँ पर जो केमिकल स्पीशीज़ हैं वो लेविस बेस का काम करेंगी क्योंकि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा और लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशी लेविस बेस होती है। तो एसिड और बेस यहाँ पर काम करेंगे, जिससे क्या होगा, ये लोन पेयर H+ आयन को देके इसके साथ में एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर हमको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कभी पॉजिटिव चार्ज के साथ खुश नहीं रहना चाहते, तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज बाजू वाले अल्काइल ग्रुप को देके निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, अमोनिया, अल्कोहल। इससे भी यहाँ पर आपको एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। ये जो प्रोसेस है ये आपको अल्कोहल, फिनॉल्स और एथर वाले रिएक्शंस में देखने को मिलती है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब यहाँ पर जो लेविस एसिड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लेविस एसिड्स होते हैं, जैसे ZnCl2, FeCl3, BF3, ये अलग अलग टाइप के लेविस एसिड्स हैं जो यहाँ पर सेम प्रोसेस करेंगे क्या करने का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। तो H+ की जगह पे यहाँ पर आप दूसरा लेविस एसिड भी ले सकते हैं जो क्या करेगा, सेम ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाएगा और फिर वहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज को निकाल के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो होते हैं उनमें AlCl3 लेविस एसिड का काम करता है और ये लेविस एसिड क्या करता है, यहाँ से Cl- के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और यहाँ से Cl- को निकाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये एसिटाइल कार्बोकैटायन। सेम अल्काइल हैलाइड में भी होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में AlCl3 यहाँ से या AlX3, यहाँ पर Cl नहीं आएगा, X3 आएगा। जो X3 है वो क्या करेगा, AlX3 यहाँ से हैलोजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हैलोजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हैलोजन को X- के फॉर्म में निकाल देगा, AlX4- के फॉर्म में, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर दैट इज जो अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर हमको एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। उसके अलावा और तरीका है डीअमाइनेशन ऑफ अमाइन। हमने पढ़ा है कि अमाइंस जो होते हैं वो HNO2 के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और ये एक तरीके का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में डिस्टिंग्विश करने का। यूजुअली जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं वो प्राइमरी अमाइंस HNO2 के साथ में नाइट्रस एसिड के साथ लोअर टेम्परेचर पे एक डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और ये डाइजोनियम सॉल्ट का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो हमको एक कार्बोकैटायन मिलता है और नाइट्रोजन गैस इसमें से लिबरेट हो जाती है। अब सिंस ये HNO2 जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको बनाने के लिए हम NaNO2 और HCl का मदद लेते हैं एट लोअर टेम्परेचर्स। सिमिलरली जो सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइंस जो होते हैं वो ये सेम रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोसो सॉल्ट और दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। अब रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो कार्बोकैटायन के अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं। हम एक रिएक्शन में वो सारे टाइप के रिएक्शंस को समझने का ट्राई करेंगे क्योंकि इनके एप्लीकेशंस बहुत हैं। सारे रिएक्शंस हम एक बार में नहीं पढ़ पाएंगे, इस लेक्चर में अगर सारे रिएक्शंस डाल देंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम एक रिएक्शन में सारे टाइप के रिएक्शंस को समझने का ट्राई करते हैं कि कार्बोकैटायन से क्या क्या पॉसिबल है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक प्राइमरी अमाइन में HNO2 डाल के एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। अब जो ये कार्बोकैटायन है ये अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीक़ों से रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि ये एक पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ में, एग्जाम्पल के लिए इथीन है मेरे पास, इसके पास पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है मतलब ये पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन रिचनेस की निशानी होती है कि ये पाई बॉन्ड जल्दी टूट सकता है और इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन को मिल सकता है। तो ये जो पाई बॉन्ड होंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन के पास आएगा, जिसकी वजह से ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH2 इसके साथ में एक बॉन्ड बना लेगा। तो हमको दिख रहा है कि अब कंपाउंड CH3 CH2 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 पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक्सटेंशन हो गया कार्बोकैटायन का, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे चला गया। एक और रिएक्शन इसमें है कि यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो सकता है। जैसे मेरे पास ये जो CH2 कंपाउंड था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या करेगा, बाजू वाले जो CH2 है उसका एक हाइड्रोजन ऐसा है मान लो, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा H+ आयन बना के, H+ आयन यहाँ से निकल गया और इस कार्बन ने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। वो जो इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन से मिला वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो बाजू वाले CH2 को दे देगा, तो पॉजिटिव चार्ज गया और अपना इलेक्ट्रॉन के साथ उसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो बीटा कार्बन होगा, बेसिकली ये अल्फा कार्बन है क्योंकि ये कार्बोकैटायन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो अल्फा कार्बन होगा वो अपना हाइड्रोजन H+ आयन को डोनेट करेगा और डोनेट करके क्या बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड चीज़ हो जाती है हाइड्राइड का शिफ्टिंग होना। देखिए ये जो कार्बोकैटायन है ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरली स्टेबल नहीं होते हैं, तो अगर कोई हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप या कोई फिनाइल ग्रुप का शिफ्टिंग से यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन या टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पर मीथाइल हाइड्राइड या फिनाइल शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पर ये पड़ोस में जो CH2 था, यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो वो जो हाइड्रोजन है वो अपना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, मतलब यहाँ से H- बन के जाएगा। H- अगर वो वहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये H- जाके बाजू वाले कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देगा। अपना इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था वो और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन लाया था वो दोनों का इस्तेमाल करके वो बाजू वाले CH2 को शिफ्ट कर देगा। अब होगा क्या इससे कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, मतलब प्राइमरी कार्बन से शिफ्ट होकर वो अब सेकेंडरी कार्बन पे आ गया, जिसकी वजह से जो कार्बोकैटायन बना वो काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन बना। तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद अब क्या होगा, अब विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर अब 2 पॉसिबिलिटी है।
पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगेन एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाए, मतलब कोई भी एक अल्फा कार्बन से, ये दोनों अल्फा है, इन दोनों में से किसी भी एक अल्फा कार्बन से पॉजिटिव H+ आयन निकल जाए, और वहाँ से अगर H+ आयन निकलेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। राइट साइड से डबल बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सेडजेफ रूल के हिसाब से अनस्टेबल या लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा। लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड बनाना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पर सेडजेफ रूल बोलेगा कि ये स्टेबल प्रोडक्ट है। तो सेडजेफ रूल से यहाँ पर एक स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है, दैट इज फॉर्म ऑफ एल्कीन, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन से बनेगा। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। अगर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो वो यहाँ पर अटैक करके और यहाँ पर जैसे OH- यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा अल्कोहल, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता है। तो इस तरीके से हमें एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर कार्बोकटायंस अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बस एक आइडिया आना चाहिए कि कार्बोकटायन कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल रिएक्शंस आपको अलग अलग टाइप के रिएक्शन के जब आप मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे वहाँ समझ में आएगा। तो टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि भाई कार्बोकटायन में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, दैट इज अल्काइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट, और लास्टली अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में, दैट इज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में वो रिएक्ट कर सकता है। इतने पॉसिबल तरीके हैं जिनमें कि कार्बोकटायन का रिएक्शन हो सकता है। जैसे मैंने कहा बेस्ट एग्जांपल इसका है जब आप लोअर लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको हर जगह दिख जाता है, वो एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कार्बोकटायन का फॉर्मेशन और उसके रिएक्शन को पढ़ने का। दूसरा तरीका, दूसरे जो रिएक्शंस हैं जिनमें कि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन होता है, तो वो बेयर विल्जर रिएक्शन हो गया, बेकमैन, पिनाकोल, पिनाकोलॉन। तो ये रिएक्शंस को हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे क्योंकि इनको समझने के लिए हमको अलग से इनका रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, फिर इनके एप्लीकेशंस और पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको कार्बोकटायन क्लियर है तो आप इनके मैकेनिज्म्स को अब आगे जाके समझ सकते हैं। तो विद दिस हमने कार्बोकटायन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर किए। अब आने वाले लेक्चर्स में हम कार्बोनाइन और दूसरे इंटरमीडिएट्स को समझेंगे।